हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। सिंपल सा टॉपिक है, एक दो पॉइंट यहां पर आएंगे जिनके ऊपर से बेसिकली क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है क्या, है ना। एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं, लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है। ठीक है, एक कंडीशन समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने वर्नर थ्योरी में बात करी थी बेटा कि एक कंपाउंड था COCl3.6NH3। ठीक है ना, इस तरह का कंपाउंड था, एडिशन कंपाउंड था। अब ये एडिशन कंपाउंड में जब कोबाल्ट क्लोराइड के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका था, तो आप याद करो इसका जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन बन के आया था वो क्या बन के आया था, CONH3 6Cl3। आ रही बात समझ में। तो जब कोबाल्ट पहले ही क्लोराइड के साथ बॉन्डेड था तो उसको क्या जरूरत पड़ी कि वो 6 अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या जरूरत पड़ी, इसके ऊपर धीरे धीरे जब देखा गया, रिसर्च की गई, तो एक कंडीशन निकल के आई। क्या कंडीशन निकल के आई, देखिए यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +3, प्राइमरी वैलेंसी +3, और +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे या लूज किए होंगे, तो लूज किए होंगे। ध्यान से देखना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 27। +3 चार्ज होने की वजह से, कोबाल्ट पर +3 चार्ज होने की वजह से इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, प्राइमरी वैलेंसी लूज हो जाएगी। ठीक है ना, और इसका साथ ही साथ आप देखो कितने अमोनिया या कितने एमाइन इसके आसपास है बेटा, 6। हर अमोनिया कितनी जगह काटेगा, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड, तो एक अमोनिया एक जगह काटेगा। एक जगह काटने का मतलब क्या है, एक लोन पेयर देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, तो एक लोन पेयर में अमोनिया इसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 2। ऐसे 6 अमोनिया जब काटेंगे तो 6 अमोनिया की तरफ से इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, टोटल 12, क्योंकि हर अमोनिया एक जगह काटेगा। एक जगह काटने का मतलब एक लोन पेयर दे रहा है, और 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 12। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो तो आपको एक नंबर मिलकर आता है दैट इज 36। ठीक है, ये जो 36 है ना, दिस विल बी कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दिस विल बी कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स। और आप देखो क्या ये 36 इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है या नहीं होता है बेटा, होता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, कोबाल्ट के जस्ट बाद में आने वाली इनर्ट गैस का नंबर क्या है बेटा, 36, है ना। तो ये सोचा गया, ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नोबल गैस का एटॉमिक नंबर आ ही जाए, लेकिन सेंट्रल मेटल की कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एबिलिटी होती है वो इसीलिए होती है कि सेंट्रल मेटल क्या चाहता है कि अपने से बाद वाली, अपने से नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर अचीव कर सके, और वैसे ही जैसे इसने एटॉमिक नंबर अचीव करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो ये जो नंबर हमने कैलकुलेट किया है ना, कि एटॉमिक नंबर माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is the total number of electron around central metal in a complex compound। सेंट्रल मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले प्लस वाले, और कुछ इलेक्ट्रॉन उसने जो आपका लिगैंड है उससे गेन किए। तो बेटा वो जो टोटल इलेक्ट्रॉन का सम आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, EAN या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आगे देखिए, एक रूल आ रहा है यहां पर, क्या रूल आ रहा है, EAN रूल बोल देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेंट्रल मेटल ट्राइज टू अचीव द नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जैसे कोबाल्ट अभी 27 पे था, कहां पहुंचा, 36 पे, अपने से नेक्स्ट वाली इनर्ट गैस पे पहुंचा। तो वैसे ही हर मेटल का कोशिश ये होता है कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त कि वो अपने से बाद वाली इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले, एटॉमिक नंबर अचीव कर ले, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ जगह हो जाएगा, कुछ जगह नहीं होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ये काम हो गया, मतलब जो सेंट्रल मेटल है वो अपने से बाद वाली इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन तक पहुंच गया, इसका मतलब है इट विल फॉलो EAN रूल। लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल वहां तक नहीं पहुंचा तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट फॉलोइंग द EAN रूल। ठीक है ना बेटा, चलिए फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड, इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, EAN। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने का और भी तरीका होता है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड के बदले प्लस के बाद 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि अगर किसी लिगेंड, टोटल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, इसका मतलब है मेटल ने खुद को कितनी जगह कटवाया, 6 जगह। 6 जगह कटवाने का मतलब है 6 लोन पेयर लिए, और हर लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से यहां तक, इसको कई जगह पर ऐसा भी लिख देते हैं, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। बात एक ही है ना, मैंने बस यहां पर क्या लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगेंड, तो उससे भी हो जाएगा। चलिए, ये तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के जनरल पार्ट आ गए। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
सॉल्व आपके सामने ऑलरेडी है, बट आप सिर्फ इनको नोट करेंगे, बाकी सॉल्यूशन हम लोग खुद देखेंगे, ठीक है ना। देखें, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है दैट इज CONH36Cl3। CONH36Cl3 आपको ये कॉम्प्लेक्स सपोज एग्जाम में दे दिया गया और बोला इसका EAN कैलकुलेट करो। तो EAN कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा बेटा, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर। क्या चाहिए होगा, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर। आप देख सकते हो यहां पर कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते कितना होता है बेटा, 27 है ना। एटॉमिक नंबर्स आने चाहिए, और एटॉमिक नंबर में जरूरत किसकी पड़ेगी बेटा, मेनली 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, क्योंकि मेनली कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल आपको दिखेगा वो D ब्लॉक का होगा। तो उसकी पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी उनके एटॉमिक नंबर्स पढ़ चुके हैं, वो काम में आएंगे, ठीक है ना बेटा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 27। फॉर्मूला आगे क्या होता है, एटॉमिक नंबर माइनस दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है ना। तो अब यहां पर कोबाल्ट का जब स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट का स्टेट यहां पर कितना आएगा बेटा, +3। कितना आ जाएगा, +3, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड, है ना। तो बेटा कितने अमोनिया, यहां 6 अमोनिया मिलकर कितनी जगह काटेंगे बेटा, 6 जगह। 6 जगह काटने का मतलब है 6 लोन पेयर देंगे, और 6 लोन पेयर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा, 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब हमारा फॉर्मूला देखें, एटॉमिक नंबर माइनस द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। सॉल्व करने पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 36। क्या 36 इस एटॉमिक नंबर 27 के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है या नहीं है बेटा, है। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें कोबाल्ट EAN रूल को क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। आगे सुने सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या लिखा है बेटा, K2HgI4। क्या लिखा हुआ है बेटा, K2HgI4। इस कंपाउंड को नेस्लर्स रिएजेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, काम आता है बहुत ज्यादा। इसको क्या बोला जाता है, नेस्लर्स रिएजेंट। याद करें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में जब हमने डबल सॉल्ट वगैरह वगैरह पढ़ा था, वहां पर मैंने बोला था NH4+ अमोनियम आयन बना था, याद आ रहा है कुछ, है ना। फेरस अमोनियम सल्फेट हमने देखा था, मोहर सॉल्ट, अमोनियम बना था। तो अमोनियम या अमोनिया के टेस्ट में इस नेस्लर्स रिएजेंट का यूज करके आपको पीपीटी मिलता है। मैंने बोला था रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, नेस्लर्स रिएजेंट बोलते बेटा इसको। K2HgI4 सबसे पहले काम क्या, सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है ना। जिंदगी कबाड़ा हो गई, Hg का एटॉमिक नंबर 80 होता है। यहां पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Hg की कितनी आ जाएगी बेटा, +2। और लिगैंड कौन है, I। कितने आई है बेटा, 4। आयोडीडो या आयोडो जो लिगैंड है बेटा मोनोडेंटेट होता है, तो एक आयोडाइड एक जगह काटेगा, 4 आयोडाइड 4 जगह काटेंगे। 4 जगह काटने का मतलब है 4 लोन पेयर देंगे, 4 लोन पेयर का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं सेंट्रल मेटल को। तो 80 - 2 + 8 कितना आ गया बेटा, 86। क्या ये एटॉमिक नंबर 80 के बाद में आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है या नहीं है बेटा, है। इसका मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में HgEAN रूल क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखें, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है आपको AgNH3 ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल कौन है बेटा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, कितना होता है बेटा, 47। क्यों, अजी एंटी मैजिक नंबर्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसी से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप सिल्वर का जब स्टेट निकालोगे कितना आएगा बेटा, +1, क्योंकि अमोनिया पे तो 0 चार्ज है, Cl की वजह से Ag पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट, एक अमोनिया एक जगह काटेगा, 2 अमोनिया 2 जगह काटेंगे। 2 जगह काटने का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। तो 47 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। तो 47 - 1 + 4 कितना आ गया, 50। यहां पर EAN रूल का फॉलो नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि बेटा 47 के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता 54, पर ये तो 50 तक ही पहुंचा, 54 तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है ये EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखें, सुने, अब ध्यान से सुनना, अब जो बोल रहा हूं, 4th और 5th को देखो, क्योंकि मेनली इसके बारे में ही हमारे सिलेबस में पढ़ना होता है, ठीक है ना। 4th और 5th देखो, क्या ये और ये दोनों कंपाउंड को देखो, क्या ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है बेटा, है, मेटल भी है कार्बोनिल भी है। इसको भी देखो, क्या ये मेटल कार्बोनिल है या नहीं है बेटा, है। मैंने आपको सिलेबस में बोला था कोबाल्ट और कार्बोनिल में बहुत ध्यान से देखना है ना, पहले छोटा CO लिखा है कोबाल्ट, और बाद में CO और O दोनों कैपिटल है। इसका मतलब क्या है बेटा, कार्बोनिल की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये दोनों मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है,
प्रीवियस लेक्चर में सिनर्जिक बॉन्डिंग याद करो, सिनर्जिक बॉन्डिंग में भी जो हमने एग्जांपल लिया था जिसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, वो कौन सा कंपाउंड था? मेटल कार्बोनिल। याद आ रहा है कुछ, है ना? ये भी मेटल कार्बोनिल, वो भी मेटल कार्बोनिल। हमें हमारे सिलेबस में मेटल कार्बोनिल को बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना? अब सुने, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है बेटा ये, ठीक। इसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें भी हम मेटल कार्बोनिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए ध्यान से समझना। इनका पहले EAN निकालो, फिर बात करते हैं आगे। NiCO4, ठीक है बेटा। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है। COCO4 में भी CO का, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज होता नहीं और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिया नहीं है ना, तो 0 आ जाएगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ठीक है। और एक कार्बोनिल एक जगह काटता है, तो दोनों में 4-4 कार्बोनिल है, तो 4 जगह काटेंगे। 4 जगह काटने का मतलब है 4 लोन पेयर दिए। 4 लोन पेयर का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स देंगे दोनों। सॉल्व करें, 28 माइनस 0 प्लस 8, 27 माइनस 0 प्लस 8, एक जगह 36 आ गया, एक जगह 35 आ गया। क्या निकल का एटॉमिक नंबर 28 के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 होता है बेटा? यस, मतलब ये तो EAN रूल फॉलो कर रहा है। क्या ये 4th नंबर वाला मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। लेकिन 5th नंबर वाला मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या EAN रूल फॉलो कर रहा है? नहीं, इसको भी 36 पहुंचना था, पर रुक कहां गया? 35 पे। अब सुने ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूं, दिस स्टेटमेंट एक्सक्लूसिवली स्टैंड्स फॉर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 4th एंड 5th ओनली। 1st, 2nd, 3rd पे इसको अप्लाई ना करें, या ऐसे और कोई एग्जांपल आए अप्लाई ना करें। जब भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होगा, अगर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ने EAN रूल फॉलो कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ने EAN रूल फॉलो नहीं किया है, तो बेटा मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की एक टेंडेंसी होती है कि दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो EAN रूल। मतलब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो करना चाहता है, और उसको फॉलो करने के लिए इसे 35 से कहां पहुंचना है? 36, है ना, वहां तक पहुंचना है। कोई दूसरा एग्जांपल होगा तो कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो कोबाल्ट को 35 से 36 पहुंचना है, क्योंकि ये मेटल कार्बोनिल है, इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि ये EAN फॉलो करना ही चाहता है। दिस इज ऑल्सो उन्होंने सिडविक रूल, क्या बोलते हैं बेटा? सिडविक रूल, कि EAN फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा? मेटल कार्बोनिल, ठीक है ना। तो अभी इसने EAN फॉलो नहीं किया 5th वाले ने, बट ये EAN फॉलो करना चाहता है, और उसको फॉलो करने के लिए मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कुछ भी कर सकता है। EAN रूल फॉलो करने के लिए मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कुछ भी कर सकता है। अब कुछ भी कर सकता है का मतलब क्या? कुछ भी कर सकता है का मतलब है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है वो EAN फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अगर उसे जरूरत पड़ रही है। जैसे ये 35 पे है, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या ये 36 पे पहुंच जाएगा बेटा? यस। और अगर ये 36 पे पहुंच गया तो क्या इसका EAN फॉलो हो जाएगा? यस, ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? पहली चीज, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लाइक इन दिस केस। अच्छा, एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो इसी में COCO5 होता, COCO5 होता, तो यहां 8 के बदले कितने इलेक्ट्रॉन मिलते? इसको 10 मिलते, तो यहां 35 के बदले क्या हो जाता? 37। तो भाई कोबाल्ट को तो 27 से कहां पहुंचना था? 36 तक, है ना। उस केस में तो पहुंच कहां गया? 37 तक। मतलब ये तो EAN फॉलो करने से आगे चला गया। तो मान लो यहां 37 होता, तो इसके बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 है, तो वो 37 पे नहीं जाना चाहता, वो 36 पे रहना चाहता है। उस केस में ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, दूसरा काम करेगा। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN फॉलो करने के लिए कुछ भी करना चाहता है। उनमें से पहला काम, जैसे इस केस में है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट से ज्यादा हो रहे हो तो लॉस भी कर सकता है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। तो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिनमें से पहला काम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा काम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा काम डाइमराइजेशन। तीसरा काम क्या बोला मैंने? डाइमराइजेशन। क्या बोला मैंने? डाइमराइजेशन, ठीक है ना। अब सुनते जाना, अभी ये सब चीजें आ जाएंगी, लिखवा दूंगा। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इसमें मेटल, सेंट्रल मेटल एक है या एक से ज्यादा है बेटा? एक ही है ना।
यहां पर सेंट्रल मेटल एक ही है, एटम देखना, नंबर ऑफ एटम देखना, टाइप नहीं देखना है ना। एक ही सेंट्रल मेटल है, एक ही सेंट्रल मेटल है, यहां भी एक सेंट्रल मेटल, यहां भी एक सेंट्रल मेटल, यहां भी एक सेंट्रल मेटल। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, इसकी डेफिनेशन में आगे लिखाऊंगा पॉइंट में, आपको सिर्फ अभी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां केवल एक सेंट्रल मेटल एटम हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को मोनोन्यूक्लियर या फिर मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या फिर मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है ना, जहां पर एक सेंट्रल मेटल हो। अभी तक हमारे सिलेबस में ऐसे केसेस नहीं आए जहां दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल हो। दो वाला केस हमने देखा था, कब देखा था? जब वो ब्रिजिंग लिगेंड वाला आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखा था, तो इधर भी कोबाल्ट था, इधर भी कोबाल्ट था, एक ही डब्बे के अंदर। तो जब ऐसे कॉम्प्लेक्स आ जाए जहां डब्बे के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल एटम आ जाए, उसे बोलेंगे पॉलीसेंट्रिक या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक या पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए अभी इसके आगे बढ़ रहे हैं। इस फिफ्थ वाले केस को देख लो। अब जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। बता दिया आपको, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में ईएएन फॉलो हो जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं हो रहा है तो वो ईएएन फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, डाइमर पॉलीमर बना सकता है। अब देखें, उसी पे आ रहे हैं। आप देखो इस एग्जाम्पल को जो फिफ्थ नंबर पे हमने लिया था, CO लिया था, है ना, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल, और देखो इसका ईएएन आ कितना रहा था? 35। इसको एक्चुअल में पहुंचना कहां तक है? 36 तक। कहां तक पहुंचना है बेटा? 36, क्योंकि कोबाल्ट के बाद आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। अब देखो, क्या अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो क्या बनेगा ये बेटा? CO4 ये बन जाएगा, और ये जो CO है इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा? माइनस। अब अगर इस कोबाल्ट का आप ईएएन निकालोगे तो आई होप आप ईएएन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस चेंज क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 से कहां पहुंच जाएगा? 36। अब क्या इसने ईएएन रूल या सिडविक रूल फॉलो कर लिया बेटा? यस। इसका मतलब यह है कि कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, क्योंकि ये मेटल कार्बोनिल है तो ये ऐसा कर सकता है, मेटल कार्बोनिल के लिए ही काम करेगा ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मेटल कार्बोनिल कैन गेन इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन और फॉर्म डाइमर पॉलीमर। इसमें तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत थी। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स ने, ऊपर वाला जो पेरेंट कॉम्प्लेक्स है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और जिस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिख लीजिएगा आप, है ना, इसके साथ में मैंने बोल दिया इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो दूसरा काम इसके पास क्या, इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इस कॉम्प्लेक्स में कितना मेटल है बेटा? एक ही है। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, कितना मेटल है बेटा? एक ही है। एक मेटल एटम रखने वाले कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। लेकिन दूसरा काम, ये जो CO4 है ये क्या बनाएगा बेटा? डाइमर। क्या बना सकता है? ईएन फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, वो काम कर लिया। एक और काम कर सकता है, क्या? डाइमराइज हो सकता है। क्या कर सकता है? डाइमराइज हो सकता है। देखते जाइए बेटा, 2 मोल्स CO4 लिया आपने, ठीक है ना, और इसको डाइमराइज होने दिया, डाइमराइज होने दिया, ठीक है। तो डाइमराइज होने पे आपको क्या मिल जाएगा? CO2 CO8, है ना, क्या मिल जाएगा? CO2 CO8। क्या ये इसका डाइमर बन गया या नहीं बन गया बेटा? बन गया। दिस इज द डाइमर। अब आप देखो, इसमें मोनोमर में कितना मेटल एटम है? एक। तो दिस इज मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यहां पर कितने मेटल एटम आ रहे? 2। नंबर ऑफ एटम देखना, ठीक है ना, भले कोबाल्ट ही हो दोनों। कितने मेटल एटम आ रहे? 2। इसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स या बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, बट एक जनरल टर्म बोल रहा हूं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब सुनना, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट लिखा दूंगा आगे। क्या ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है बेटा? यस। उसमें भी मोनोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है? मोनोन्यूक्लियर। तो दिस विल बी नोन एज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। इसको देखो, क्या ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है बेटा? है। पर ये मोनोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है बेटा? पॉलीन्यूक्लियर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉलो ईएन रूल। उसमें कुछ उसको करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी ईएन फॉलो करके ही बना होगा। कौन? पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हमेशा
EAN रूल फॉलो करता ही करता है। मतलब अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिख जाए एग्जाम में जो कि क्या हो, पॉलीन्यूक्लियर, और उसमें भी मेटल कार्बोनिल होना चाहिए, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उसका EAN रूल फॉलो करा देना। अब EAN रूल क्या बोलता है, जो मेटल है, मेटल कौन है, या कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है 27, वो अपने से बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर चाहता है, तो 27 के जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है 36। मतलब ये आप बिना कुछ सोचे समझे, आपको आंसर आए या ना आए, कैसे आएगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट तरीका समझ ले, ट्रिक समझ ले, जुगाड़ समझ ले कि अगर पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो बिना कुछ सोचे समझे उसका EAN फॉलो करा दीजिएगा। जो भी मेटल है उसके जस्ट बाद वाला इनर्ट गैस का नंबर उसने अचीव कर ही रखा होगा। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली, इसके स्ट्रक्चर को समझा रहा हूं कैसे ये 36 EAN तक पहुंचा है ना। ये आप नोट कर लीजिए, तो मैं इरेज कर दूंगा इसी के जस्ट बाद में, ठीक है ना। पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं। देखिए, अभी मैंने बात करी थी CO2 CO4, ये जो EN35 है, इसने क्या करा था बेटा, डाइमराइज हुआ था, डाइमराइज होके किसका फॉर्मेशन करा था, CO2 CO8 का, है ना, इसका फॉर्मेशन किया था। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं वो किसके लिए बेटा, CO2 CO8 के लिए है। और क्या कंडीशन आ रही देखते जाइए, ये आ गया एक कोबाल्ट, ये आ गया दूसरा कोबाल्ट, सुनते जाना ध्यान से, दो कोबाल्ट आ गए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जितने भी ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी ये पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें आपको मेटल मेटल का एक बॉन्ड मिलेगा। किसका बॉन्ड मिलेगा, मेटल मेटल का। जैसे यहां बना दिया मैंने CO CO, इसके बाद देखो Mn2 CO10, अगला स्लाइड है ना, मैं वो भी दोनों साइमल्टेनियसली बता रहा हूं। Mn2 CO10, क्या ये इसमें दो मेटल है बेटा, यस। मतलब ये मोनोन्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। उसमें भी क्या ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है बेटा, यस। मतलब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बिना कुछ सोचे समझे EAN फॉलो करेगा। तो इसका EAN क्या होना चाहिए, EAN का मतलब क्या, जो मेटल है, मेटल कौन है, मैंगनीज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25, 25 के बाद आने वाली इनर्ट गैस 36, तो ये 36 तक तो पहुंचा ही होगा बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। इसमें कितने Mn है बेटा, दो, ध्यान से देखना, एक Mn, दो Mn। जितने भी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होंगे उसमें मेटल मेटल का एक बॉन्ड होगा, मेटल मेटल का एक बॉन्ड होगा, मेटल मेटल का एक बॉन्ड होगा। आगे बात समझ में बेटा, यस, ठीक है। दूसरी बात सुने, ये जो मेटल मेटल का बॉन्ड बन रहा है यहां, दिस इज नथिंग बट डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा, डेल्टा बॉन्ड। अरे डेल्टा कहां पढ़ा था भैया, याद आ रहा है कुछ, ओवरलैपिंग का टेबल बनाया था अपन ने, PX PX PY PY DXY DXY X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस, कुछ याद आया ओवरलैपिंग में, यस। वहां पर डेल्टा बॉन्ड पड़ा था और वो डेल्टा बॉन्ड यही काम आता है, इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल्टा बॉन्ड है। और क्या सिग्मा पाई डेल्टा कोवेलेंट बॉन्ड थे या नहीं थे बेटा, थे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब है कोबाल्ट के जो 27 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो कोबाल्ट के पास पूरे 27 इलेक्ट्रॉन है। उन 27 में से एक इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट ने अपना यहां रखा होगा, इस कोबाल्ट ने, और एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट ने यहां रखा होगा, तब जाके दोनों में क्या हुई होगी, ओवरलैपिंग हुई होगी, शेयरिंग हुई होगी। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। दिस बॉन्ड इज नथिंग बट डेल्टा बॉन्ड। अब सुने, ये तो हमने बना लिया, इसकी बात नहीं हो रही, ध्यान रखना है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, CO2 CO8। अब सुनो क्या है, कितने कार्बोनिल दिख रहे हैं बेटा, 8। मेटल कितने, 2, कार्बोनिल कितने, 8, ठीक है ना। यहां भी देखो, इसमें भी मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो मैंगनीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। 25 में से एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये हमने बना लिया, ठीक है ना। अब सुनो, यहां कितने कार्बोनिल है, 10, कितने Mn है, 2, 2 Mn पे 10 कार्बोनिल, 2 CO पे 8 कार्बोनिल। दोनों को, सुनना मेरी बात, दोनों को आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांट दो। मतलब 8 कार्बोनिल हैं तो 8 कार्बोनिल में से 4 कार्बोनिल इसको और 4 कार्बोनिल इसको दे दो। सुनना मेरी बात, 4 कार्बोनिल इसको और 4 कार्बोनिल इसको दे दो। क्या बनता है कंडीशन, इसमें दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, अभी नोट नहीं करेंगे। 4 कार्बोनिल इसको दे दो, 1 2 3 4, आ गई बात समझ में। और 4 कार्बोनिल इसको दे दो, 1 2 3 4, आ गई बात समझ में। ऐसे ही इसमें कर दो, कितने कार्बोनिल है बेटा, 10, 10 में से 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, बिल्कुल दे देते हैं। 1 2 3 4 5, ये आ गए कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बोनिल, ठीक है ना। और 5 इसको दे दो, 1 2 3 4 और 5, CO 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 CO, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अगर
इसका कैलकुलेशन पहले बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। EAN निकाल रहे हो, EAN निकाल रहे हो। मेटल का एटॉमिक नंबर 25, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। EAN एक मेटल के लिए निकलेगा, तो हम एक Mn की बात कर लेते हैं। सपोज इस Mn की बात कर रहा हूं, तो इस Mn के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 25 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 25 लिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। सुनना, एक CO ने एक जगह काटा, एक जगह काटने का मतलब है कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। मतलब एक Mn को CO से कितने इलेक्ट्रॉन मिले बेटा? 10। कितने मिले? 10। ये कहां से मिल रहे? फ्रॉम CO। कहां से मिल रहे? फ्रॉम CO। अब सुनो, सीधा सा मैं ये कर सकता था, Mn का एटॉमिक नंबर माइनस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 Mn पे 10 कार्बोनिल है, तो एक Mn पे कितने कार्बोनिल है? 5 कार्बोनिल 5 जगह काटेंगे, 5 जगह काटने का मतलब है 5 लोन पेयर देंगे, 5 लोन पेयर देने का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मैं ऐसे भी डायरेक्टली कर सकता था माइंड में। और सुनना, खास बात, मेटल पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बोला हमेशा मेटल मेटल का बॉन्ड होगा। किसका बॉन्ड होगा? मेटल मेटल का। इस मेटल मेटल के बॉन्ड में बेटा ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, ये तो इस Mn के 25 में से ही है ना, वो तो आपने काउंट कर लिया है। क्या इस Mn की तरफ से ये एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग में मिला या नहीं मिला? मिला। तो बेटा जो मेटल मेटल का बॉन्ड होगा उससे भी एक इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेगा। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में आप ये ध्यान रख लें, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से मिलेगा? मेटल मेटल बॉन्ड से मिलेगा। और अब जाके आप कैलकुलेट करें तो 25 प्लस 10 35 प्लस 1 36 हो रहा है, जो कि इसके EAN को क्या कर रहा है बेटा? फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंस इसका होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम मेटल मेटल बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा, उस वजह से ये EAN पे फॉलो हो जाता है। तो ये कब हो पाएगा? जब ये डाइमर बनेगा। अगर ये मोनोमर होता तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलता और ये 35 पे रुक जाता। ठीक है ना। अब आ जाए पीछे वाली स्लाइड पे, यहां देखो, इसके लिए माइंड में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, EAN निकाल रहे हो बेटा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता? 27। कोबाल्ट पे यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? 0। ठीक है ना। तो 27 माइनस 0 प्लस बेटा 2 कोबाल्ट पे 8 कार्बोनिल है, तो एक कोबाल्ट को कितना कार्बोनिल मिलेगा? 4 कार्बोनिल 4 जगह काटेंगे, 4 जगह काटने का मतलब है 4 लोन पेयर देंगे। 4 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं? फ्रॉम CO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम मेटल मेटल बॉन्ड। आप देख सकते हैं EAN कहां पहुंच गया? 36। 27 प्लस 8 35 प्लस 1 36। क्या इसने EAN रूल फॉलो कर दिया बेटा? यस। तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉलो EAN रूल। इसका EAN कितना हो गया? 36 हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है ना। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये Mn2CO10 के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए बेटा? CO2CO8 के लिए, है ना। CO2CO8 के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों पॉसिबल है। पहला स्ट्रक्चर ये आधा आधा वाला जैसा Mn2CO10 में था, और यही तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। बट इसका एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर मैं आपको यहां रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना है ना। मैं स्ट्रक्चर अब किसका बना रहा हूं बेटा? CO2CO8 का बना रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। CO2CO8 का एक और स्ट्रक्चर, कोबाल्ट मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। 4 कार्बोनिल मिलने थे, बट 4 के बदले 1 2 3 इसको मिले और 3 ही इसको मिले, है ना। ऐसा सिर्फ CO2CO8 में देखा गया है। Mn2CO10 में ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 हो गए। अब बचे 2। वो जो 2 कार्बोनिल है ना बेटा, 2 कार्बोनिल जो है ना, वो ऐसे है, ब्रिज के फॉर्म में। कैसे है बेटा? ब्रिज के फॉर्म में है वो। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी वैलिड है, ध्यान रखें, दोनों स्ट्रक्चर वैलिड है। इससे पहले वाला भी, इसके बाद वाला भी। एक फेजेस के डिफरेंस की वजह से होता है, सॉलिड लिक्विड गैस की वजह से ऐसा मिलता है। अब सुने, इसमें भी जब आप EAN कैलकुलेट करोगे, तरीका वही है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या बेटा? 27 आ गई। ये मेटल मेटल का बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। तो EAN कैलकुलेट कर लो, 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम कार्बोनिल, इससे पहले वाली स्लाइड में जो था कितना था? 8, है ना। यहां पर भी 8 ही होगा बेटा। ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा। 6 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए। और सुनो, ये जो कार्बोनिल है, ये दोनों कोबाल्ट में ब्रिज बना रहा है,
एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है? दो में से एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। याद करो ब्रिज बॉन्ड वगैरह, बनाना बॉन्ड वगैरह, उसमें भी तो ऐसे ही होता था। वैसे ये कार्बोनिल भी जो है ये एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ठीक है। तो इस कोबाल्ट को दोनों कार्बोनिल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां मिल रहा है, मतलब 2 4 6 7 8 ये कार्बोनिल से मिले। तो बेटा कार्बोनिल से पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे, बात वही की वही है और कुछ नहीं हुआ। और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल को कहां से मिल जाएगा? मेटल मेटल बॉन्ड से मिल जाएगा, वही बात है। तो आपको यहां पर भी EN क्या मिल रहा है? 36। बस ये बताना था कि इसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये तो बात हो गई EN की, Mn2CO10 की हमने बात कर ली। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। पहला, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात हो रही है? एक्सक्लूसिवली मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात हो रही है? मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। एक और बात बताता हूं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के लिए जो मैंने बताया ना, वो मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मेटल साइनाइड। क्योंकि कार्बोनिल भी सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखा सकता है, CO, और CN- भी सिनर्जिक बॉन्डिंग दिखा सकता है, इसीलिए। बट आपको एग्जाम में कार्बोनिल ही पूछता है, ठीक है। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइमराइजेशन टू फॉलो EN रूल। मेटल कार्बोनिल कुछ भी कर सकता, क्या कर सकता? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डाइमर, वही पॉइंट है। आगे, मोनोन्यूक्लियर या मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां केवल एक सेंट्रल मेटल एटम हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोनोसेंट्रिक। ढेर सारे एग्जांपल पढ़ चुके हैं अभी तक। पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीसेंट्रिक, ऐसा मेटल कॉम्प्लेक्स या ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना, यहां हम कार्बोनिल की बात नहीं कर रहे, यहां हम कॉमन टर्म ले रहे हैं, मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जहां एक मेटल हो वो मोनोन्यूक्लियर, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जहां दो या दो से ज्यादा मेटल हो उसको पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हां, अगर मेटल कार्बोनिल हो गया तो पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, वही अगली बात। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, अगर इस टाइप का या CO2 CO8 टाइप का कोई पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हो, बिना कुछ सोचे समझे उसका EAN रूल क्या करा देना है? फॉलो करवा देना है। तो ये EAN के कुछ केसेस आपको बता दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है ना बेटा। देखें, कैलकुलेट EAN फॉर FeCO2NO2। ये कॉम्प्लेक्स दिया और बोला इसका EAN निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। FeCO2NO2 ये ले लिया मैंने कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक बात समझो, सबसे पहले हमें EAN में क्या चाहिए? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, Fe का निकाल लो। CO पे चार्ज क्या होता है? 0। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है? 0। NO, फिर से वही ट्विस्ट है, बताया था प्रीवियस लेक्चर में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में। NO दो तरह के हैं, NO न्यूट्रल भी है और NO प्लस भी है। कहां कौन सा लेना है बेटा, यही सोचना है। हालांकि आप EAN में इसको कुछ भी मान लो, दोनों में से आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों से बताऊंगा। बट याद करें, मैंने आपको बोला था NO प्लस हमें कहां कहां कंसिडर करना है? दो जगह। कहां? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहां NO अगर आप न्यूट्रल ले रहे हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, NO न्यूट्रल ले रहे हैं, ठीक है ना, प्लस नहीं ले रहा हूं, न्यूट्रल ले रहा हूं। मैं प्लस से भी बताऊंगा, आंसर पे इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। NO न्यूट्रल, ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यूट्रल NO एक्ट्स एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोला मैंने? न्यूट्रल NO एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। सुनना मेरी बात, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड जब पढ़ा था वहां पर हमने मोनोडेंटेट लिगैंड पढ़े थे। मोनोडेंटेट में न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनायनिक पढ़ा था, वहां न्यूट्रल पढ़ा था, है ना। चौथे पांचवें नंबर पे ये नाइट्रोसिल लिखा रखा है आपको, नाइट्रोसिल के आगे लिख लेना वहीं पर पहले से ही, एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्यों? याद करो, NO और ClO2 केमिकल बॉन्डिंग याद करिए। क्या ये डाइमराइज होते थे इजिली? नहीं। क्यों नहीं होते थे? इनमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता था। कौन सा बॉन्ड होता था? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो यहां पर है तो ये मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, एक जगह काटेगा, एक जगह काटने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। बट ये न्यूट्रल वाला जो है वो 2 नहीं देता। कितने देता? 3, क्योंकि इट कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अब कैलकुलेशन चालू करो। अभी मैंने NO को क्या माना है बेटा? न्यूट्रल। CO भी क्या है बेटा? न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स भी क्या है? न्यूट्रल। मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, EAN निकाल लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है ना, प्लस CO, एक CO एक जगह काटेगा, 2 CO 2 जगह काटेंगे, 2 जगह काटने का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 CO 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये कहां से मिल रहा है? CO से। कहां से मिल रहा है? CO से। कितने NO है बेटा? 2।
एक NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3। तो 2 NO मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे बेटा? 6। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? न्यूट्रल NO से। सॉल्व करिए, टोटल करिए, आंसर आ गया 36। ठीक है ना, ये इसका EAN का कैलकुलेशन हो गया। दिस इज केस 1। जब मैंने NO को क्या लिया? न्यूट्रल लिया। बस खास बात, न्यूट्रल NO कभी भी दिखे क्या मानेंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। केस 2 सेकेंड टाइप का सॉल्व भी हो सकता है, यही कॉम्प्लेक्स है, FeCO2 NO2। ठीक है, अब इस बार बाय चांस आपने EAN के क्वेश्चन में, आपको ध्यान नहीं रहा, न्यूट्रल है प्लस है, आपने प्लस ले लिया है ना, ये न्यूट्रल NO के बदले क्या ले लिया? NO प्लस, केटाइनिक NO ले लिया, नाइट्रोसिलियम ले लिया। तो नाइट्रोसिलियम एक्ट्स एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। किसकी तरह काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। वैसे भी NO और NO प्लस दोनों ही मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट मतलब एक जगह काटेगा, एक जगह काटने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये भी एक जगह काटता 2 इलेक्ट्रॉन देता, बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया है ना। तो इसके तो केस नॉर्मल है, ऐसा देख लें, NO ने 3 दिए, एक प्लस आ गया, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा। अब सॉल्व करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो Fe का। बेटा CO पे 0 चार्ज है, NO पे +1 है, तो 2 NO पे +2, कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल 0 है, तो Fe का स्टेट यहां -2 आएगा। कितना आएगा? -2। अच्छा, माइनस आने का मतलब है Fe ने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए? गेन किए। क्या किए? गेन किए। ठीक है ना। अब देखो EAN निकाल लो। EAN का फॉर्मूला एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल दैट इज Fe माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि Fe ने इलेक्ट्रॉन गेन किए है ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। बेटा एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 CO 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, यही वाली कंडीशन है, 2 × 2। ये कहां से आ गया? फ्रॉम CO है ना। अब NO कितने बेटा? 2, और ये NO प्लस वाला है, NO प्लस है, तो एक NO प्लस एक जगह काटेगा, एक जगह काटने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर स्टिल विल बी 36, यहां भी 36। तो EAN के क्वेश्चन में एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि NO को प्लस मान ले या न्यूट्रल मान ले, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेनली आप न्यूट्रल से इसको सॉल्व कर दे। प्लस अपने को 2 ही जगह काम में आने वाला है। कहां कहां काम में आने वाला है? एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। आगे बात समझ में बेटा? यस, चलिए आगे बात कर रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स FeCO2 NO2, अभी जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया वही सेम कॉम्प्लेक्स है। इफ ऑल न्यूट्रल NO, आपको अब यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, यहां पर NO क्या है बेटा? न्यूट्रल NO है। ठीक है, और न्यूट्रल NO हटाना है, आर टू बी रिप्लेस्ड विथ CO। NO हटाना है और CO लगाना है। तो बेटा सारे NO हटा के जब आप CO लगाओगे तो कितने और CO लिगेंड्स की जरूरत पड़ेगी? आप देखो, FeCO2 और न्यूट्रल NO यहां पर ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन में गिवन है आपको NO हटाने और CO लगाने। बेटा कितने NO है? 2 NO है ना, NO की बात कर रहा हूं। एक बार बताओ, न्यूट्रल NO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेटा मेटल को? मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा था बेटा? 3। एक NO न्यूट्रल NO कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 3 इलेक्ट्रॉन देता है ना, पीछे हमने लिखा भी हुआ है। न्यूट्रल NO एक्ट्स एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बेटा एक NO 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 NO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे मेटल को? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप NO हटा लोगे, दोनों NO हटा लोगे, तो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 6। तो मेटल को वही 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो बेटा 2 NO हटाए, तो आप बताओ 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने CO चाहिए होंगे? 3 CO चाहिए होंगे, क्योंकि तीनों CO 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तीनों CO 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तब जाके 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। तो बेटा अगर 2 NO आपने हटाए हैं, तो 2 NO के बदले आपको ये 2 CO तो पहले के ही थे, अब नए कितने CO लगाने पड़ेंगे बेटा? 3 CO लगाने पड़ेंगे, मतलब CO3। टोटल आप लिख देंगे तो FeCO5 हो जाएगा। बट हाउ मेनी न्यू CO लिगेंड विल बी रिक्वायर्ड? तो 3 न्यू CO लिगेंड्स विल बी रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है ना। न्यूट्रल जब भी NO आ जाए तो ध्यान रखना 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उतने ही इलेक्ट्रॉन लाने के लिए CO की क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। इफ गिवन कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN रूल, EAN रूल फॉलो कर रहा है। फॉलो करने का मतलब है जो मेटल होगा वो अपने से बाद वाली इनर्ट गैस तक पहुंच चुका होगा, यही बात है। यहां मेटल कौन है बेटा? Fe का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है बेटा? 26 है ना। तो 26 से इसको कहां पहुंचना है? 36, क्योंकि इसके बाद वाला इनर्ट गैस यही होता है। यहां कौन है बेटा? मेटल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24 के बाद वाली इनर्ट गैस भी 36। और यहां मेटल कौन है बेटा? निकल 28 पे है, 28 से 36, क्योंकि EAN फॉलो कर रहे हैं, यहां तक पहुंचे होंगे। अब आप सॉल्व करें, XYZ की क्वांटिटी निकालनी है बेटा। Fe
Fe का एटॉमिक नंबर 26, ठीक है, पहले वाले के लिए सॉल्व कर दे रहा हूं। Fe का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 26, ठीक है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट यहां 0 है क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe, क्रोमियम, निकल सबकी 0 आएगी यहां, ठीक है ना। प्लस कितने CO है बेटा X, और एक CO एक जगह काटेगा, एक जगह काटने का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने देगा 2, तो X इंटू 2, और ये जब पूरा सॉल्व होगा तो इसका EAN कितना आना चाहिए 36, दिस शुड बी इक्वल टू 36। सॉल्व कर ले, X की वैल्यू भाई सीधा सीधा बात यह है 26 से 36 पहुंचा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ है नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन मिले, 10 इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब X का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी FeCO5 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है ना। ये 5, X की वैल्यू 5। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 24 माइनस 0 प्लस y इंटू 2 इक्वल टू 36। सॉल्व करेंगे तो 24 से 36 पहुंचा, 12 इलेक्ट्रॉन मिले, 12 इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने CO चाहिए होंगे 6, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा CrCO6, मतलब y की वैल्यू 6। और ऐसे ही आप निकल को जब सॉल्व करोगे तो NiCO4 आ जाएगा, Z का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो ये सॉल्व करने का तरीका है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये सारे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स हैं? यस, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN रूल फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यस, कुछ भी कर सकता। में क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा या डाइमर बनाएगा, हारी बात समझ में। अब देखो FeCO5 EAN निकाल लो पहले, इसका EAN है बेटा 36, CrCO6 का EAN है 36, इसका EAN है 36, इसका EAN है 35। जिनका EAN 36 है उसे तो कुछ जरूरत ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज करने की, क्योंकि इसका तो EAN फॉलो हो चुका। पर ये जो 35 वाला है इसका EAN फॉलो नहीं हुआ। और क्या ये मेटल कार्बोनिल है? यस। तो ऐसा मेटल कार्बोनिल जिसका EAN फॉलो नहीं हुआ है वो कुछ भी करके EAN फॉलो करना चाहता है। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो क्या इसका EAN 36 हो जाएगा? यस। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऐसे क्वेश्चन रिड्यूसिंग एजेंट पे भी बना सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 37 से 36 जाना होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट EAN। चलिए बेटा, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बाद अब जो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब आपको ऐसा लग रहा होगा VBT तो सर हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा, यहां भी VBT, तो यस यहां पर भी VBT है। और ये VBT बेसिकली यहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वगैरह से डील करेगा। किससे डील करेगा बेटा? ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केमिकल बॉन्डिंग में जैसा हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है वैसे ही अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर एग्जामिनर को बोला जाए कि एक क्वेश्चन बनाना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है, तो बेटा उसके दिमाग में सबसे पहले मेरे हिसाब से जो टॉपिक आना चाहिए वो यही है, VBT। तो इतना इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स ही देख रहे हैं। अभी सॉल्व कैसे क्या करना होगा वो सब आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको सिर्फ आप नोट करते जाएं, समझ में आए तो भी ठीक है, ना समझ में आए तो भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ नई टर्म्स आपको यहां अभी देखने को मिल सकती हैं जो आपने अभी तक सुनी नहीं होंगी, इसीलिए सिर्फ उसको नोट कर ले। जब एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज मेनली डेवलप्ड बाय लाइनस पॉलिंग। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, है ना, जो उसके पोस्टुलेट है वो आपको दे रखे हैं। पहला, मेटल आयन व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगोज फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हम जानते हैं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है ना, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल जो होता है वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है जनरली, और एक्सेप्टर के फॉर्म में वो क्या बनाता है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल आयन एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, है ना। मेटल आयन एक्सेप्टर होता है मेनली, ठीक है। फॉर दिस मेटल आयन प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि उसे लोन पेयर लेना है, लिगैंड लोन पेयर देगा, मेटल लोन पेयर लेगा, तो लोन पेयर लेने के लिए मेटल क्या प्रोवाइड करता है बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है ना, तो मेटल को खुद को कितनी जगह कटवाना है? 6 जगह, 6 लोन पेयर लेने। 6 लोन पेयर के लिए मेटल कितने वेकेंट ऑर्बिटल देगा? 6। तो जितना भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने लोन पेयर लेने हैं मेटल को, और उतने लोन पेयर लेने के लिए उतने वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ये कहने का मतलब है इस स्टेटमेंट का। तीसरा, एक एग्जांपल दे रखा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ FeNH363+। यहां पर Fe का चार्ज कितना है बेटा? +3, ठीक है ना। ये मेटल है आपका सेंट्रल मेटल। यहां पर Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो एक अमोनिया एक जगह काटेगा, 6 अमोनिया 6 जगह काटेंगे, मतलब मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। इसका मतलब है
Fe खुद को कितनी जगह कटवाएगा? 6 जगह। 6 जगह कटवाने का मतलब है 6 लोन पेयर लेगा, और 6 लोन पेयर लेने के लिए मेटल को क्या करना पड़ेगा बेटा? 6 वेकेंट ऑर्बिटल देने पड़ेंगे। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल यहां पर है, ठीक है ना, स्विट्जर सॉल्ट एक बोला था आपको, क्यूप्रा अमोनियम आयन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्यूप्रा अमोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्यूप्रा अमोनियम आयन, या फिर इसे स्विट्जर सॉल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्विट्जर सॉल्ट, ठीक है ना, नाम लिख लें, इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 4 है ना। एक अमोनिया एक जगह काटेगा, 4 अमोनिया 4 जगह काटेंगे, कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका मतलब है कॉपर को 4 लोन पेयर लेने हैं, और 4 लोन पेयर लेने के लिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए होंगे? जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगला, दीज वेकेंट ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन विद लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक याद करो। हाइब्रिडाइजेशन में है ना, जैसे CH4 हमने लिया था, तो CH4 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे कार्बन के, sp3 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 sp3। बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बाद में बनता है ना, sp3s ओवरलैपिंग sp3s ओवरलैपिंग, वैसे ही यहां पर भी है। जितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल, पहले उन सारे वेकेंट ऑर्बिटल का आपस में क्या हो जाएगा? इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग होने की वजह से वो वेकेंट ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड हो जाएंगे, और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लिगैंड के साथ क्या बनाएंगे बेटा? बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। द वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन गेट ओवरलैप्ड विथ ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और लिगैंड का जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखें, यहां पर कुछ बातें हैं, मैं जो आपको बोल रहा था कि कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो आपने हो सकता है ना सुनी हो, तो इसको आप नोट कर ले, समझ में आ जाएगा बाद में। इफ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, कौन सा लिगैंड? स्ट्रॉन्ग लिगैंड, है ना, टर्म आ रही है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, वीक लिगैंड। एक्चुअल में हमारे पास बहुत सारे लिगैंड्स अवेलेबल है, सुनना मेरी बात, बहुत सारे लिगैंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उनमें से स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करें तो प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, है ना, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, इनके एक ऑर्डर पढ़ते हो, सीरीज पढ़ते हो कि किसका आई इफेक्ट ज्यादा, किसका आई इफेक्ट कम। आ रही बात समझ में? वैसे ही लिगैंड्स के स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको, आगे शो करूंगा। तो कुछ लिगैंड्स को स्ट्रॉन्ग माना गया है, कुछ लिगैंड्स को वीक माना गया है, और वो सीरीज से डिटरमाइन होता है। ये प्रैक्टिकल बात है, तो वो आपको पता ही रखना पड़ेगा कि कौन से लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कौन से लिगैंड्स वीक है। जनरल कंडीशन ये है कि जिन लिगैंड्स में कार्बन एटम डोनर की तरह काम करता है, जैसे CO कार्बोनिल में C डोनर होता है, CN माइनस एम्बिडेंटेड होता है, C भी डोनर हो सकता है, N भी हो सकता है, बट मैं C डोनर की बात कर रहा हूं। तो कार्बन डोनर या नाइट्रोजन डोनर जो लिगैंड्स होते हैं ना, ये जनरली स्ट्रांग होते हैं ना। ऐसा कोई थिक लाइन नहीं है यहां पर कि कार्बन और नाइट्रोजन स्ट्रांग ही होंगे बाकी वीक ही होंगे, बट इन जनरल ऐसा देखा गया है कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाले जो लिगैंड्स होते हैं, जिनमें डोनर एटम ये होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, और जिनमें ऑक्सीजन एटम डोनर हो या सल्फर डोनर हो या हेलोजन डोनर हो, वो क्या होते हैं? वीक लिगैंड होते थे। जैसे फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो वीक है। वाटर H2O में ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सिलेटो में ऑक्सीजन डोनर है ना। तो ये वीक लिगैंड की कैटेगरी में जनरली आते हैं, ठीक। अब सुनो, इफ इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड इज प्रेजेंट, then it may cause pairing of unpaired electron in n-1d orbital of central metal, है ना। यहां खास बात है n-1d, क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, हमारा सेंट्रल मेटल जनरली कौन होगा बेटा? डी ब्लॉक का होगा ना। और डी ब्लॉक के मेटल में डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन होता है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है? n-1d में। तो n-1d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, nd तो खाली पड़ा होता है पूरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा Fe, सुनना मेरी बात, Fe, ठीक है ना। Fe का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब लोग जानते हैं, है ना। आर्गन 3d6 4s2, ये मैंने रीअरेंज करके लिखा है ना, आउटर शेल को बाद में लिखा है और इनर शेल को पहले लिख दिया। वैसे 4s2 3d6 लिखते हैं अफवाह के हिसाब से, बट रीअरेंज कर दिया क्योंकि यहां पर हम लोग आयन बनाएंगे और आयन में इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकलेगा? 3d से या 4s से? 4s से। तो मैंने उसी हिसाब से रीअरेंज कर दिया। मान लो Fe पे कितना चार्ज आ गया? +2 कॉम्प्लेक्स में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये निकल गए बेटा। अब क्या बचा? 3d6। अब 3d6 का डब्बे वाला डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 5। तो d6 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कौन सा d है बेटा? 3d। इसका nth शेल कौन सा था बेटा? 4, और इसका n-1 शेल कौन सा बेटा? 3। तो ये जो 3d है ये कौन सा बेटा? n-1d। और क्या n-1d में आपको ये 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे बेटा? दिख रहे हैं।
मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस में डी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल मेटल के पास। हो सकता है कहीं फील्ड हो सकता है अनफील्ड हो, दोनों चीजें हो सकती है ना। अगर n-1 डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल में, तो अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो क्या करा सकता है, वो इनकी पेयरिंग करा सकता है, पेयरिंग करा सकता है ना। ऐसा नहीं कि हर जगह पेयरिंग हो जाएगी, बट आप ये मान के चलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करा सकता है, पेयरिंग करा सकता है, ये कहने का मतलब है ना। और अगर पेयरिंग होगी तो आपको एक टर्म दे रखी है, जनरली जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, जनरली जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स प्रेफर करते हैं। क्या प्रेफर करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग क्या है वो थोड़ी देर के बाद आपको पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या प्रेफर करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वीक लिगेंड क्या प्रेफर करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, ये प्रेफरेंस की बात है। ऐसा चाहते हैं ये कि ये बना ले और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना ले। यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो सकती है, वीक लिगेंड में पेयरिंग इन जनरल नहीं होती है। ठीक है, आगे देखें। अगर जो सेंट्रल मेटल का ये जो हमने केस बनाया है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए, आप जानते हो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेचर कैसा होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे पेयर्ड होते हैं, वो स्पीशीज कैसा हो जाता है, डायामैग्नेटिक। तो ये पैरा और डाया के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। ये आपके सामने एक टेबल है, इसको आपको ड्रॉ कर लेना है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालते तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या देखते थे, एच की वैल्यू, जिसको स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं। एच इज इक्वल टू हाफ वी प्लस एम माइनस ए, एक ऐसा फॉर्मूला आता है, या एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जो एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो काम केमिकल बॉन्डिंग में एच करता था वही काम यहां कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, वहां पर याद करो हाइब्रिडाइजेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में एच का वैल्यू 2 मतलब एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एच का वैल्यू 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एच का वैल्यू 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही काम यहां पर है। जब भी किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, फिक्स है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp, फिक्स है। तो आपको यहां निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक मेटल आपको मिला, एक कॉम्प्लेक्स दिया, उसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो आता है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और पूछा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp, खत्म। और sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री कैसी होगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर, है ना। इसके बाद लीनियर कैसा, ये मेटल, मेटल के पास एक लिगेंड यहां और मेटल के पास एक लिगेंड यहां, ये हो गया लीनियर। ठीक है ना, एंगल आपको पता है 180 डिग्री होता है। चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ गया अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन पक्का है, कौन सी होगी, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, देखें इसको इरेज कर रहा हूं एक बार। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा बनेगा, मेटल यहां पर है, सेंट्रल मेटल, और मेटल के आसपास कितने लिगेंड आएंगे, 3, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां, एक लिगेंड यहां। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा कॉलम बना के। ठीक है, बॉन्ड एंगल आइडियल कंडीशन में कितने होने चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है, अगला आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, थर्ड केस जो है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ध्यान से देखना, अब समझना। ये सेकंड और थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेशन नंबर था, 2 और 3 वाला है ना, sp और sp2, ये तो नॉर्मल था। अब यहां से ट्विस्ट आना चालू होता है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में जब H इक्वल टू 4 आता था तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता था, sp3, है ना। वहां आपने dsp2 नाम नहीं पढ़ा, dsp2 नाम नहीं पढ़ा वहां। यहां पर एक नया हाइब्रिडाइजेशन आएगा, दैट इज dsp2। मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो उसके लिए दो वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है। कितने वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है, दो ही पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है। या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगा। कौन कौन सा होगा, या तो sp3 या dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। अब वो कैसे निकालना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक है बेटा। टेट्राहेड्रल आप जानते हो, 1 2 3 4, लिगेंड 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 लिगेंड। ये तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होते हैं, है ना। लेकिन एक नया हाइब्रिडाइजेशन ही आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक नया हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, दैट इज dsp2। और वो dsp2 की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। नया केस है ना। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनेगा, मेटल के आसपास प्लेन पर ही है कि स्क्वायर बन गया और 4 लिगेंड आ गए, 1 2 3 4, और सारे एंगल 90 डिग्री के, और जो ऑपोजिट एंगल है वो 180 के होते हैं ना। ये स्क्वायर प्लेनर, ऐसे एक प्लेन पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। अब बात ये आ रही है, ध्यान सुनना,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है ना। मैक्सिमम टाइम 99% एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 पे आएगा, तो इसीलिए इनको बहुत ध्यान से समझना। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, एक ही हाइब्रिडाइजेशन एसपी, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ, एक ही हाइब्रिडाइजेशन एसपी2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन से? या तो sp3 होगा या dsp2, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को भी, काम आएगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो वैलिड हाइब्रिडाइजेशन sp3 dsp2, sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, dsp2 की ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर। अब एक बात देखो, क्या dsp2 में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्वेश्चन डी ऑर्बिटल का भी आता है, याद करें केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में जब sp3d आता था तो वो d कौन सा होता था? dz²। वैसे यहां पर भी पूछेगा कि dsp2 में जो d आ रहा है वो कौन सा d होता है? फिक्स्ड है। कौन सा d आता है? dx² y², है ना। तो dsp2 में जो d इन्वॉल्व होगा वो हमेशा कौन सा d होगा? dx² y²। ठीक, अब देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3d, सुनना मेरी बात, sp3d, और अब क्या किया, इस ये जो d बाहर दिख रहा है ना आपको आगे, इसको पीछे ले आओ इधर, तो बस पोजीशन d की चेंज कर दी, लास्ट से फर्स्ट पे ले आए, तो sp3d से क्या हो गया? dsp3। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना, पर इसमें sp3d और dsp3 लास्ट में भी ऐसा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो हाइब्रिडाइजेशन देखो, 6 के लिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते थे? sp3d2, तो वो जो d2 है उसको पहले ले आओ तो क्या बन जाएगा? d2sp3। अब सुनो, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गए, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गए। अगर d आपका बाद में आया, सुनना मेरी बात, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल की बात करी थी इससे पहले वाली स्लाइड में, अगर d बाद में आ रहा है तो ये d देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा ना बेटा, देखिएगा इस तरफ sp3d, ये लिखा मैंने, s और p जब भी हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के होंगे, है ना। s और p हमेशा किसके होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के, ये फिक्स है। आप याद करें पीरियोडिक टेबल में, तो s में जो इलेक्ट्रॉन जाता है आउटर मोस्ट शेल में जाता है, p में जो इलेक्ट्रॉन जाता है आउटर मोस्ट शेल में जाता है। हां, d के साथ दो पॉसिबिलिटी है, बाहर वाला d तो हमेशा खाली होता है, और एक बात और है कि जो अंदर वाला d है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये दोनों का डिफरेंस देखो, sp3d dsp3, s और p हमेशा बाहर का होगा, s और p हमेशा बाहर का होगा। d अगर बाद में लिखा है तो वो बाहर वाला d है, आउटर वाले शेल का d है, और d अगर अंदर लिखा है ना तो ये d कौन सा होगा बेटा? एक प्रीवियस शेल का होगा, n-1 का d होगा। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है अगर वो आउटर शेल का है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किससे डिसाइड होगा? d से, क्योंकि s और p से कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो हमेशा n वाले ही होंगे, बाहर वाले ही होंगे। d चेंज होता है, अगर बाहर वाला d है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला d है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बाहर वाला d आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर वाला d अंदर वाला d इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो एक बात बताओ, ये जो d लिखा है ये किसके लिए बेटा? आउटर ऑर्बिटल, और ये वाला इनर, ये अंदर है तो इनर ऑर्बिटल, ये वाला बाहर है आउटर ऑर्बिटल। हां, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आउटर और इनर नहीं बोला जा सकता क्योंकि इसमें d केवल एक ही केस में, इसमें d नहीं है ना, तो इसीलिए। बट फिर भी कभी बाय चांस पूछ ही ले, है ना, बोलना वैसे गलत है, बट d अंदर लिखा है तो इसको इनर, और इसमें d नहीं है तो इसको आउटर बोल देंगे, बट ऐसा इस केस में बोलना इंपॉसिबल है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। एक बात और सुन लो, ये जो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, एक एडिशनल केस बता रहा हूं, ये जो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और d2 sp3 sp3 d2 की ज्योमेट्री क्या? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। केवल ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने पर, दो हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों की अलग अलग ज्योमेट्री है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो ज्योमेट्री यही है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कोई भी हो ज्योमेट्री यही है। बट ये जो dsp3 है ना, इसके लिए एक केस मैं आपको बताऊंगा, dsp3 की ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो होती है, मैक्सिमम टाइम यही होगी। कभी कभार dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक और ज्योमेट्री आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज स्क्वायर पिरामिडल। कौन सी मिल सकती है? स्क्वायर पिरामिडल। बट आप इसको अभी भूल जाएं, है ना, मेनली आपको यही देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, हां 4, 5, 6 में आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा वैलिड हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों में से कौन सा वैलिड है, दोनों में से कौन सा वैलिड है, और उसके रिस्पेक्टिव आपको क्या मिल जाएगी बेटा? ज्योमेट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। और एट लास्ट एक ये क्लासिफिकेशन आपको बता रखा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, काम आएगा। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, WFL मतलब वीक फील्ड लिगेंड। बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली कौन होते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन डोनर जो लिगेंड है, दोज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन डोनर लिगेंड्स आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड। जैसे ये एग्जांपल है, कार्बन डोनर नाइट्रोजन, EN इथाइलिन डायमीन नाइट्रोजन डोनर, NO2 माइनस में नाइट्रोजन डोनर की बात कर रहा हूं, H2O ऑक्सिलेटो फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो आयोडिडो। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये वीक फील्ड, जनरल कंडीशन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करा सकते हैं बेटा, पेयरिंग करा सकते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। SFL पेयरिंग करा सकते हैं, सक्सेसफुल है ये पेयरिंग कराने में, और ये अनसक्सेसफुल होते हैं जनरली पेयरिंग कराने में। और मैंने बोला था एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हम बात करेंगे, जो कि लिगेंड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये पूरा ऑर्डर है बेटा, ये आपको याद रखना है, बट पूरा याद धीरे धीरे कर ले। इसमें एक कंडीशन समझा दे रहा हूं, देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे जो आपको दिख रहा है, ये कौन है बेटा, कार्बन डोनर लिगेंड्स है, COCl। तो कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग होते हैं, एक ऐसा हम लोग ऑर्डर बना देते हैं स्ट्रेंथ में, कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, और फिर हेलोजन डोनर, क्योंकि मेनली काम यही आएंगे ना, बीच बीच में और दूसरे डोनर भी होते हैं, बट कार्बन डोनर सबसे स्ट्रांग, उससे कम नाइट्रोजन डोनर की स्ट्रेंथ, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम हेलोजन। तो बेटा ये कार्बन डोनर है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये फॉस्फोरस डोनर है ना, ये बस लिख दिया यहां पर, कभी इनकेस काम आ जाए तो। ये जो लिखे हुए हैं दीज आर नाइट्रोजन डोनर, तो कार्बन डोनर के बाद बेटा नाइट्रोजन डोनर, बट नाइट्रोजन डोनर में भी आपस में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा या कम, वो आपको याद रखना पड़ेगा। दीज आर ऑक्सीजन डोनर, ठीक है, ये थोड़े और वीक हो गए, और ये जो बचे हुए हैं ये सब मिलाकर हेलोजन एंड सल्फर डोनर है बेटा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड विल बी कार्बन डोनर, उससे वीक हो जाएगा नाइट्रोजन डोनर, उससे वीक ऑक्सीजन, और सबसे वीक कौन हो जाएंगे, हेलोजन सल्फर। सल्फर जनरली यूज नहीं आता, तो हेलोजन काम में आएगा। इसको आप याद रखें, SFL पेयरिंग कराएगा, WFL पेयरिंग नहीं कराएगा।